So our next topic is features of data warehousing. In the features of data warehousing, the first is subject oriented. How the data warehouse is subject oriented. Actually, जब भी हम data warehouse में data को store करते हैं तो जो data होता है वो subject based होता है, ना कि operational based होता है. Subject based कैसे होगा? We are storing data in data warehouse and we are excluding the data which is not important for decision making process. जो भी data डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है उसको हम एक्सक्लूड करके चलते हैं. तो एक एग्जांपल मैं ले सकती हूँ कि अगर आपको अपनी कंपनी के बारे में जानना है, देयर इज अ सीईओ हु वांट्स टू नो अबाउट द कंपनी. एक नया सीईओ आया कंपनी में, वो अपनी कंपनी के बारे में जानना चाहता है, तो वो कैसे जानेगा? ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ दिस सब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा कि लास्ट ईयर बेस्ट कस्टमर कौन था या लास्ट ईयर बेस्ट एम्प्लॉय कौन था. तो इस तरीके से वो अपने कंपनी के बारे में ज़्यादा जान पाएगा. तो वहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि वहाँ पे एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा है. सेल्स के बारे में जानना है, सेल्स किस साल बहुत ज़्यादा था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड बात हो रही है, तो इससे हमें डिसीजन लेने में आसानी हो रही है. प्रोडक्ट के बारे में, कस्टमर, क्लेम्स, पॉलिसी अकाउंट, ये सब क्या है? सब्जेक्ट से रिलेटेड डेटा है, तो इससे हम डिसीजन मेकिंग अच्छा कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड. इंटीग्रेटेड मीन्स मिक्सचर ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ डेटा. तो यहाँ पे डेटा बहुत तरह के सोर्स से आता है. यू नो वेरी वेल दैट डेटा वेयर हाउस कंटेन्स मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है अकाउंट, जिसको एक सब्जेक्ट बनाया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत तरह का यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट्स है. सेविंग अकाउंट, चेकिंग अकाउंट, लोन अकाउंट, एंड द लास्ट वन इज इन्वेस्टमेंट अकाउंट. सो बेसिकली in this data warehouse is usually constructed by different multiple sources of data. बहुत तरह का डेटा होता है, अलग अलग सोर्स से आता है. सेविंग अकाउंट से भी डेटा आ रहा है अकाउंट में, चेकिंग अकाउंट से आपने कुछ विड्रॉ किया, कुछ आपने चेक किया कि कितना बैलेंस है, या लोन आपने अप्लाई किया, या कुछ इन्वेस्टमेंट किया, तो अलग अलग तरह से डेटा आपके अकाउंट में आ रहा है. अकाउंट इज योर सब्जेक्ट. सो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है इन सारे कंपोनेंट्स का एक जगह. नेक्स्ट इज टाइम वेरिएंट. अब टाइम वेरिएंट कैसे हो सकता है? किसी भी ऑपरेशनल सिस्टम में जो डेटा स्टोर होता है वो करंट वैल्यूज को लेके होता है. कहने का मतलब फॉर एन ऑपरेशनल सिस्टम द स्टोर डेटा कंटेन द करंट वैल्यू. बट ऐसा तो है नहीं. टाइम वेरिएंट का मतलब टाइम के अकॉर्डिंग वैल्यूज चेंज हो रहा है. एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट पे आपने शॉपिंग की करीब 6 महीने पहले, तो आपने कोई शॉपिंग किया रिलेटेड टू सम कॉस्मेटिक्स, तो जो ऑनलाइन शॉपिंग साइट है वहाँ पे ये देखा जाएगा कि इस कस्टमर ने 6 महीने पहले क्या प्रोडक्ट लिया था और अभी ये क्या लेना चाहता है. तो यहाँ पे प्रीवियस डेटा को भी देखा जा रहा है और साथ साथ करेंट डेटा को भी देखा जा रहा है. तो आप कह सकते हैं करेंट और प्रीवियस दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं डेटा वेयरहाउस में. दैट इज़ वाई we called the data warehouse as time variant. Next is non volatile. non volatile कैसे हो सकता है? Okay, non volatile का मतलब क्या होता है? non volatile का मतलब होता है जिसे हम इरेज नहीं कर सकते डेटा, इसके अलावा भी ऐड हो सकता है, और कोई भी डेटा, किसी भी तरह का डेटा वहाँ पे इरेज नहीं होता है. कह सकते हैं कि a data warehouse is a separate store of data transformed from the applications found in the operational environment. Actually non volatile का मतलब होगा कि एक बार अगर डेटा वेयरहाउस में डेटा आ गया तो वो इरेज नहीं हो सकता है. Is it clear? So then our next topic is applications of data warehouse. So what are the applications? फाइनेंस में यूज़ करते हैं हम, बैंकिंग में भी यूज़ करते हैं, कंज्यूमर गुड्स के लिए एंड रिटेल सेक्टर्स के लिए हम यूज़ करते हैं. फाइनेंस में कहाँ यूज़ हो सकता है? प्रीवियस डेटा को देखने के लिए कि लास्ट ईयर कितना इन्वेस्टमेंट हुआ था, इस साल कितना प्रॉफिट हुआ या गेन हुआ, इसके लिए यहाँ पे हम डेटा वेयरहाउस का यूज़ कर सकते हैं. सब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा होता है डेटा वेयरहाउस में. बैंकिंग में भी यूज़ हो सकता है कि किसी कस्टमर ने कितना लोन लिया है, उसको कितना % इंटरेस्ट मिल रहा है, उसके कितने
अकाउंट्स, कितने तरह के अकाउंट्स हैं, सेविंग अकाउंट ही हैं या फिर और भी किसी तरह का अकाउंट है, कितना वो विड्रॉ कर रहा है, कितना वो डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स के लिए भी, क्योंकि वहाँ पे भी सब्जेक्ट ओरिएंटेड मैटर्स होते हैं, रिटेल सेक्टर में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस एंड डेटा वेयर हाउस। डेटाबेस बेसिकली क्या है, हम लोग यूज़ करते हैं इसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के लिए। किसी भी तरह का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है वहाँ पे हम डेटाबेस का यूज़ करते हैं। आप कोई फॉर्म फिलअप करते हैं तो डेटाबेस ऑलरेडी बना होता है कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में से हमें क्या चूज़ करना है, कि कैटेगरी जनरल है, SC ST है क्या, इसका एक डेटाबेस ऑलरेडी वहाँ पे तैयार होता है। तो उस तरह की चीज़ें वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। अगर डेटा वेयर हाउस की बात करूँ मैं, तो वहाँ पे ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग होता है, जैसे कि हिस्टोरिकल डेटा को भी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा यूज़ नहीं हो रहा है, यहाँ पे पुराने डेटा को भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिक डिफरेंसेस, both is acting as a database, but in database we are just using the current data, but in data warehouse we are using the current as well as the historical data. In database we are using tables and joins. टेबल्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जॉइन के बारे में मैं आगे बताऊंगी। तो इन टेबल्स और जॉइंस को हम नॉर्मलाइज करते हैं, और ये क्यों करते हैं, ताकि हम रिडंडेंट डेटा या किसी तरह का जो डुप्लीकेट डेटा है, डुप्लीकेसी को हटाने के लिए हम यहाँ पे टेबल्स और जॉइंट्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम डीनॉर्मलाइज करने के लिए टेबल्स और जॉइंट्स का यूज़ करते हैं इन डेटा वेयर हाउस। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं हम डेटाबेस में, and in data warehouse we are using data modeling technique. So this is for today. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर के बारे में। अगर आपके कोई कमेंट्स या कोई क्वेश्चंस क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।